हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेड इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो अब हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में बताया। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा सर्वाइकल रीजन क्या होता है। इसमें 7 हमारी जो होती है सर्वाइकल बोन होती हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। ठीक है। इनमें से किसी एक में भी अगर रूट दब जाती है किसी कारणवश, हर्निएशन के कारण या स्पॉन्डिलोसिस के कारण, ऑस्टियोपाइट्स के कारण बोन के, तो वो कंप्रेशन वहाँ होने लगता है नर्व पे। और वही नर्व का जो दर्द है वो गर्दन से लेके हमारे हाथ तक आने लगता है। तो हम इसे कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। तो इसमें आज हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके डायग्नोसिस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं और क्या हमारा डायग्नोसिस होता है। तो अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। यस, तो डायग्नोसिस, जो मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक मेथड हम इसमें जो यूज करते हैं वो होता है हमारा रेडियोग्राफ। ठीक है। जो कंप्रेशन हो रहा है रूट का वो हमारे एक्सरे में भी दिखाई दे जाता है। हम अगर एमआरआई करवाना चाहें तो वो उसमें भी दिखाई दे जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज के अंतर्गत एक ईएमजी या नर्व कंडक्टिंग टेस्ट होता है वो भी करवाते हैं, एग्जामाइन करने के लिए कि कौन सा नर्व रूट या नर्व कंडक्शन जो वेलोसिटी है वो किस रीजन में कंप्रेशन आ रहा है, कहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, ये जांच करने के लिए। रूट कंप्रेशन का जो क्राइटेरिया है, जो रूट कंप्रेशन का पता करने का तरीका है, वो एमआरआई भी हो सकता है। एमआरआई के माध्यम से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी किस एरिया में हो रही है और कौन सा हमारा जो फोरामेन है जहाँ से हमारी स्पाइनल रूट निकल रही थी, किस फोरामेन में स्टेनोसिस हो रहा है या बोनी कंप्रेशन पड़ रहा है नर्व पे, किस जगह पे। इसको हम सिटी स्कैन से भी पता कर सकते हैं। एमआरआई, सिटी स्कैन, एक्सरे, इन तीनों से ही कंप्रेशन का जो एरिया है वो पता लगाया जा सकता है और कौन सी नर्व भी कंप्रेस हो रही है ये भी पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो वो अपनी हिस्ट्री बताता है। वो बताता है कि मुझे पहले कैसे होना शुरू हुआ था दर्द, अब कैसा है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। उसकी हिस्ट्री में उसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले साइन एंड सिम्टम्स बताए थे। झुंझुनी आना, नमनेस रहना, दर्द रहना, सेंसेशन चले जाना, कमजोरी बने रहना, इस तरीके की वो अपनी हिस्ट्री बताएगा। साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ इंजरी भी बताएगा। कोई भी चीज अचानक से जब हो जाती है तब उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। कुछ उनके साथ इंसिडेंट होता है जिससे वो चीज प्रवोक होके सामने आ जाती है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जो है वो कोई वन डे इंजरी नहीं है, पहले से ही कॉज होती रहती है, बट वो एक्टिव तब होती है जब उसको कोई इंजरी की कंडीशन बन जाए या कुछ अचानक से ज्यादा दर्द बढ़ जाए। उससे भी हम पता कर सकते हैं हिस्ट्री से, और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की हिस्ट्री से हम पता कर सकते हैं कि ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है या नहीं है। ठीक है। ज्यादातर जो है अक्यूट रेडिटिंग पेन जो रहता है वो डिस्क हर्निएशन के कारण ही आता है। ठीक है। और जो क्रॉनिक बाइलेटरल एक्सियल नेक होता है, वहां से जो रेडिटिंग आर्म पेन शुरू होता है वो शुरू होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण। अगर दोनों तरफ आपका नेक में पेन है और दोनों हाथों में रेडिएट हो रहा है तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन में होगा। जो बायलैटरल पेन है हमारे हाथ का वो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के केस में कम ही देखने को मिलता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में ज्यादातर देखने को ही मिलता है। अब ये जो चीज है हमारा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये क्या होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, एक एज रिलेटेड कंडीशन होती है।
जिसमें जो हमारी स्पाइनल डिस्क है उसमें टूट फूट हो जाती है। साथ में ये एज के साथ साथ जो है ये बढ़ता भी जाता है, इसी कारण से ये बायलैटरल सिम्टम्स देता है, ना कि यूनिलैटरल। बट हमारा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जो है वो यूनिलैटरल सिम्टम देता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा एमआरआई हमारे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का। आप ये देख सकते हैं, आपकी जो ये डिस्क है, जो वर्टिब्रास है, इसके अंदर से ये गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आपको हर एक वर्टिब्रास के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहती है। आप देख सकते हैं ये उभरा हुआ हिस्सा, रेड एरो में जो एरिया है उभरा हुआ हिस्सा, ये आपका जो कंप्रेशन आ रहा है हर्निएटेड डिस्क का, वो कंप्रेशन पड़ रहा है आपके स्पाइनल कॉर्ड पे। तो इस तरीके से आपको ये एमआरआई आपका दिखेगा। ठीक है, फिर अब हमारा आता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में भी आपको इस तरीके से, ये आपकी वर्टिब्रास है C2, C3, C4, C5, C6, C7। आप ये देख सकते हैं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ये आपकी वर्टिब्रास। ठीक है, फिर ये वर्टिब्रास जो है इस एरिया पे देखिए ये कंप्रेशन डाल रही है कॉर्ड पे। ये वर्टिब्रास जो है इनके बीच में जो इसकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये कंप्रेशन डाल रही है आपके स्पाइनल कॉर्ड पे। आप इधर भी देख सकते हैं, ये आपका जो है वर्टिब्रल बॉडी होती है आपकी सर्वाइकल स्पाइन की, यहाँ पे ये जो एरिया है इस पे धुंधला कंप्रेशन पड़ रहा है, इस एरिया पे आपका सर्वाइकल का कंप्रेशन आ रहा है। तो ये आपका एमआरआई और सिटी स्कैन हुआ डायग्नोसिस के लिए। साथ ही साथ इसका मेडिकल हिस्ट्री जो पेशेंट हमें बताएगा वो भी हमें पता करने में सहायता करता है कि हमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है या नहीं है। अब इसके कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। एक फिजिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कुछ स्पेशल टेस्ट अपना के भी आपका ये डायग्नोस करता है कि आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है या नहीं है। तो अब हम बात करेंगे स्पेशल टेस्ट के बारे में। एक एक करके कुछ टेस्ट हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी और उनको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहला आता है हमारा स्पर्लिन टेस्ट। स्पर्लिन टेस्ट जो है इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए हमें वो मूवमेंट करना रहता है जिससे हमारा जो जिस साइड का कंप्रेशन है उसके सिम्टम्स बढ़ जाएं। आपके पास कोई पेशेंट आया, उसने आपको बोला कि मुझे नेक में दर्द है जो कि रेडिएट होते हुए हाथ में जा रहा है। तो वो जो रेडिएट होते हुए हाथ में जा रहा है, कह रहा है हमें उस सिम्टम्स को प्रवोक करना है। तो हम ऐसे हेड की पोजीशन को मैनेज करेंगे या मेंटेन करेंगे कि वो प्रवोक हो। अगर वो सिम्टम्स प्रवोक हो गए, मतलब कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, पेशेंट को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। और अगर वो प्रवोक नहीं हुए, मतलब कि उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी नहीं है। तो उसकी क्या पोजीशन रहेगी मैं आपको बताती हूँ। पेशेंट को आप सिटिंग में ले सकते हैं। आप पेशेंट के जस्ट पीछे की तरफ खड़े रहेंगे। फिर आपको क्या करना है, बेस्ट पोजीशन है कि आपका नेक जो है वो थोड़ा एक्सटेंशन में और लेटरल फ्लेक्शन में रहे। ठीक है, मतलब आगे की तरफ सर झुका होना चाहिए और साइड की तरफ झुका होना चाहिए, एक्सटेंशन और लेटरल फ्लेक्शन में रहेगा। फिर इसके बाद आपको इस तरीके से दोनों हाथ रखना है उसके सर पे और एक एक्सियल कंप्रेशन देना है सर पे। ठीक है, जो नेक रहेगा वो एक्सटेंशन में और लेटरल फ्लेक्शन में रहेगा और आपके दोनों हाथ जो रहेंगे उसके सर के ऊपर रहेंगे। आपको वहां पे कंप्रेशन यानी कि प्रेशर लगाना है नीचे की तरफ, एक्सियल कंप्रेशन उसे कहते हैं। जब आप ये एक्सियल कंप्रेशन लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो जो कंप्रेस हो रही है वर्टिब्रा या जो कंप्रेस हो रही है नर्व रूट, वो और कंप्रेस होगी। तो इस कारण से क्या होगा, हाथ में अचानक से दर्द और बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, स्पर्लिन टेस्ट पॉजिटिव आया और आपके पेशेंट को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आता है हमारा सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के लिए पेशेंट जो रहेगा वो सुपाइन में रहेगा, सीधा लेटा रहेगा।
गर्दन भी जो है वो कंफर्टेबली पोजीशन रहनी चाहिए और आपके काउच के बाहर की तरफ रहनी चाहिए। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं पेशेंट जो है सीधा लेटा रहेगा, गर्दन कंफर्टेबल पोजीशन में रहनी चाहिए और थोड़ा काउच से बाहर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट सुपाइन में, नेक एकदम कंफर्टेबल। इसके बाद जो एग्जामिनर है, जो थेरेपिस्ट है या फिजिशियन है, उसका एक हाथ जो रहेगा वो आपका कहाँ रहेगा, चिन की तरफ, जिसे हम मैस्टोइड प्रोसेस कहते हैं। जो आपका थेरेपिस्ट है उसका एक हाथ जो है वो आपके चिन के नीचे की तरफ रहेगा, उसको पकड़े हुए रहेगा वो चिन को। 4 उंगलियां जो रहेंगी वो चिन के पास रहेंगी और चिन के नीचे रहेंगी और जो थंब है वो चिन के ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ और जो दूसरा हाथ रहेगा वो पीछे की तरफ रहेगा ऑसिपुट रीजन पे। ठीक है, ऑसिपुट जो होता है आपके स्कल की पीछे की वाली बोन होती है और साथ ही साथ ऑसिपुट वो जगह भी होती है जहाँ से आपकी सर्वाइकल स्पाइन निकली हुई होती है। तो उस जगह पे ग्रास्प करते हुए, जैसे किसी चीज को हम कप जैसे एल शेप से, हमारा जो थंब और हमारे इंडेक्स फिंगर के बीच का जो स्पेस है वो हमारे ऑसिपुट के पास होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों आपके थेरेपिस्ट के क्या हो गए, पोजीशन हो गई। एक हाथ जो रहेगा वो मैस्टर्ड प्रोसेस पे रहेगा यानी कि चिन के नीचे, दूसरा हाथ जो रहेगा वो फॉरहेड पे या फिर ऑसिपुट पे भी रह सकता है। फॉरहेड पे इसलिए नहीं रखना है कि उसमें जो है डिस्ट्रैक्शन ठीक से नहीं आ पाता है। फॉरहेड से डिस्ट्रैक्शन जो आता है प्रॉपरली नहीं आता है, इसलिए हाथ को ऑसिपुट पे रखना ज़्यादा इजीली होता है, इसमें डिस्ट्रैक्शन भी जो है वो अच्छा आता है। इसलिए दूसरा हाथ जो होगा वो ऑसिपुट पे रहेगा। फिर हल्का सा पेशेंट का नेक को हमें फ्लेक्स करना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ लाना है। सिर्फ हल्का हमको फ्लेक्शन में लाना है, ज्यादा नहीं लाना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों हाथों से पेशेंट की गर्दन को अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, आपका जो दोनों पोजीशन हुई वो आपने हाथों की पोजीशन रखी, हल्का सा पेशेंट का जो नेक है उसको स्लाइटली फ्लेक्शन में लाए और फिर गर्दन में डिस्ट्रैक्शन फोर्स लगाना है, गर्दन को अपनी तरफ खींचना है। जब आप गर्दन को अपनी तरफ खींचेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे अब हाथ में रेडिएटिंग पेन नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। इसका मतलब आपका टेस्ट पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जब आपने डिस्ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई किया तो जो नर्व वुड कंप्रेस हो रही थी वो खुल गई, वर्टिब्रास अलग अलग हो गई, वो जो कंप्रेशन डाल रही थी वो कंप्रेशन जो है वो हट गया, इसलिए पेशेंट के जो सिम्टम्स थे वो हट गए, वो कम हो गए, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी कि आपके सिम्टम्स कम हो गए। तो ये कंफर्म हो गया कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी आपके पेशेंट को है। और अगर सिम्टम्स कम नहीं होते हैं तब भी इसका मतलब कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ये हमारा डायग्नोसिस हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे ट्रीटमेंट पे कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के जो पेशेंट होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट कि क्या क्या सर्जरी इसमें हो सकती है। सर्जरी हम तभी अप्लाई करते हैं जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, कि फिजियोथेरेपी लेने के बाद भी जो सिम्टम्स है वो अगर कम नहीं होते हैं और बार बार आपका जो सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी है वो बार बार होता है आपको, तो ही आप सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएं। तो सबसे पहला हमारा सर्जरी होता है, उसको हम कहते हैं एंटीरियर सर्वाइकल डाइसेक्टोमी यानी कि डीकम्प्रेशन या एंटीरियर सर्वाइकल डाइसेक्टोमी एंड फ्यूजन, ACDF। एंटीरियर सर्वाइकल डाइसेक्टोमी, डीकम्प्रेशन और फ्यूजन, इस ऑपरेशन में क्या होता है, जो आपकी फ्रंट साइड का नेक होता है, ठीक है, उस साइड से ओपनिंग करके आपका जो प्रेशर का एरिया है उसको रिलीज दे देते हैं। ठीक है, फ्रंट साइड से ओपनिंग होती है, गर्दन में सामने की तरफ ओपनिंग देते हैं। तो
उस साइड पे जो स्पाइनल नर्व या जो कॉर्ड जो कंप्रेशन में है उसका प्रेशर वहां से रिलीज कर देते हैं, फिर स्टेबलाइज कर देते हैं स्पाइन को। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है फ्रंट नेक में होता है, आगे की तरफ की गर्दन में ये ऑपरेशन किया जाता है। फिर आता है हमारा टोटल डिस्क आर्थोप्लास्टी, TDA। तो इस टोटल डिस्क आर्थोप्लास्टी में क्या करते हैं, इसमें आर्टिफिशियल डिस्क को रिप्लेस कर देते हैं नेचुरल सर्वाइकल डिस्क के साथ। यानी कि जो इंटरवर्टिबल डिस्क जो है, अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है स्पाइनल कॉर्ड पे, तो उसको वहां से रिमूव कर देते हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट होती है उसकी जगह पे हम एक आर्टिफिशियल डिस्क लगा देते हैं। ठीक है, जो हमारी डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, इसका हमें ये एडवांटेज मिलता है कि ये हमें और ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करवाती है, कम स्ट्रेस डालती है हमारी वर्टिब्रास पे, और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी के केस में। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी होता है, जिनका जो डिस्क है वो बहुत ज़्यादा हर्निएट है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन डाल रहा है, वो लोग भी सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी के उसमें टोटल डिस्क आर्थोप्लास्टी करवाते हैं। ये काफी बेनिफिशियल होती है, ज्यादा मूवमेंट भी प्रोवाइड करवाती है और स्ट्रेस भी कम डालती है हमारी वर्टिब्रास पे। यानी कि इंटरवर्टिबल डिस्क को रिमूव करके आर्टिफिशियल डिस्क को लगाना कहलाता है टोटल डिस्क आर्थोप्लास्टी। फिर आता है हमारा लेमिनेक्टोमी। सर्वाइकल लेमिनेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। इसमें आपके मिडिल साइड में, आपके नेक के मिडिल साइड में या पीछे की तरफ से ही कट किया जाता है, और यहाँ से आपके जो सर्वाइकल की लैमिना होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। लैमिना वो एरिया होता है हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रास का जहाँ से फोरामेन निकलते हैं। फोरामेन के अंदर से स्पाइनल नर्व रूट निकली हुई होती है, इसलिए अगर हम लेमिना को ही रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, वर्टिब्रास का जो फोरामेन है वो भी रिमूव हो जाएगा, साथ ही साथ जो कंप्रेशन पड़ रहा है वो भी हट जाएगा। तो लेमिनेक्टोमी में हम जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ये सर्जरी करते हैं, और इसमें हम नेक में पीछे की तरफ से इंसिजन लगाते हैं और रिमूव कर देते हैं लेमिना को, और लेमिना रिमूव होने से हमारी जो सर्वाइकल पे प्रेशर पड़ रहा है वो भी हट जाता है। अब आता है हमारा फोरामिनोटॉमी। अब सर्वाइकल फोरामिनोटॉमी वो ऑपरेशन होता है जिसमें हम फोरामेन को रिमूव कर देते हैं। ये भी बैक साइड में होता है आपके नेक का प्रेशर रिलीव करने के लिए। इसको बहुत केयरफुली रिमूव करना पड़ता है इस पोर्शन को, क्योंकि यहाँ पे जो है नर्व निकली हुई होती है, फैसेट जॉइंट भी होता है, इसलिए इसको बहुत प्रिकॉशन से बहुत केयरफुली रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पे फोरामिनोटॉमी में क्या होगा, आपका जहाँ से स्पाइनल नर्व रूट का कंप्रेशन पड़ रहा है, अगर हम उस फोरामेन को ही निकाल देंगे तो जो हमारी नर्व रूट है वो फ्री हो जाएगी, वो किसी केज में नहीं रहेगी, उस पर कोई कंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो हम फोरामिनोटॉमी में फोरामेन का ही रिमूवल कर देते हैं। फिर आता है हमारा कॉर्पेक्टोमी। कॉर्पेक्टोमी में हम क्या करते हैं, जो हमारी डैमेज वर्टिब्रा है या इंटरवर्टिबल डिस्क है जो कंप्रेशन डाल रही है, हम उसको निकाल देते हैं। ठीक है, या तो पूरी वर्टिब्रा निकाल दी या फिर इंटरवर्टिबल डिस्क लगा दी, जो मैंने भी बताया तो टोटल आर्थोप्लास्टी जो होती है डिस्क की वो। तो ये होता है हमारे कॉर्पेक्टोमी में, या तो वर्टिब्रास निकाल दी जाए डैमेज वाली, या फिर इंटरवर्टिबल डिस्क ही निकाल दी जाए। ठीक है, तो अब ये रहा हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। पर इसके पहले अब हमारा आएगा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी आप सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी में सबसे पहले फिजियोथेरेपी ही करवाएं, सर्जरी की तरफ ना जाएं, क्योंकि फिजियोथेरेपी से काफ़ी रिलीफ मिलता है सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी में। इसलिए सर्जरी से पहले एक बार फिजियोथेरेपी पे ज़रूर जाएं, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। तो आज मैं आपको फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको
सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में काफी लाभदायक होंगी। सबसे पहली होती है हमारी चिन टक एक्सरसाइज। चिन टक एक्सरसाइज को करने के लिए आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, या लेट के कर सकते हैं, या खड़े होके कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। आपके जो शोल्डर और जो बैक रहेगा वो डाउन रहेगा। आपकी आंखें और चिन लेवल जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, आपको चिन लेवल और आंखें आपकी एक ही डायरेक्शन में दिख रही रहेंगी। फिर आपको क्या करना है, आपकी जो ठुड्डी है उसे चिन कहते हैं, उसको पीछे की तरफ लेके जाना है, फिर आगे की तरफ लेके आना है। ठीक है, आपको इसमें गर्दन का मूवमेंट कम करना है और अपने जो कान के पास के जो जॉइंट है उस मूवमेंट का इस्तेमाल ज्यादा करना है। इस तरीके से देखिए, आप अपनी उंगली को रखिएगा चिन पे, ये आगे की आपकी तरफ चिन रहा, ठुड्डी रही, फिर आपने इस तरह पीछे की तरफ की, तो ये हुई आपकी चिन टक एक्सरसाइज। आंखें और जो आपकी ठुड्डी है उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन होती है चिन टक्स की वो सुपाइन होती है। सुपाइन में आप कैसे करेंगे, आपको इस तरीके से रिलैक्स लेट जाना है, दोनों हाथ जो रहेंगे वो साइड में रहेंगे। फिर आपको आपकी चिन को पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर आगे लाना है। नॉर्मल पोजीशन आपकी ये है, चिन को आपको पीछे की तरफ धक्का देना है, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। तो ये आपकी सुपाइन में चिन टक्स हो गई। सुपाइन पोजीशन में चिन टक्स के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा हेड है उसको अप एंड डाउन नहीं करना है, सिर्फ ठुड्डी का मूवमेंट ही करना है, ना कि हेड को अप एंड डाउन करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका सुपाइन पोजीशन में चिन टक एक्सरसाइज। फिर आता है हमारे नेक के रोम एक्सरसाइजेस, नेक की पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। इसमें हम नेक का फ्लेक्शन करवाएंगे, नेक की साइड बेंडिंग करवाएंगे, नेक का रोटेशन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं नेक के फ्लेक्शन पे। नेक का फ्लेक्शन होगा यानी कि गर्दन को आगे की तरफ झुकाना। ठीक है, ये आप न्यूट्रल पोजीशन देख रहे हैं, ये न्यूट्रल पोजीशन में है। फिर इसमें आपको गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है, फ्लेक्शन में आना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेक का फ्लेक्शन। फिर आपको इसमें एक्सटेंशन नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ न्यूट्रल पोजीशन पे आके फ्लेक्शन करना है। एक्सटेंशन हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में नहीं करेंगे। फिर हमें क्या करना है, हमारे नेक की साइड बेंडिंग। ठीक है, साइड बेंडिंग कैसे होती है, आपको धीरे धीरे अपना शोल्डर टिल्ट करना है, अपना हेड टिल्ट करना है एक शोल्डर की तरफ। ठीक है, यानी कि अगर आप राइट साइड का लेटरल फ्लेक्शन कर रहे हैं तो राइट साइड का कान और राइट साइड का कंधा आपस में मिलाना है। तो ये हुआ हमारा राइट साइड का लेटरल फ्लेक्शन। यही सेम चीज रिपीट करनी है लेफ्ट साइड के लिए। लेफ्ट साइड का कान और लेफ्ट साइड का कंधा आपस में जोड़ना है। तो ये हुआ लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन। अब आता है हमारे नेक का रोटेशन। तो स्लोली आपको टर्न करना है आपके हेड को एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। कैसे करेंगे, ये देखिए, इस तरीके से हेड को रोटेट करना है राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओवर रोटेशन नहीं करना है, नहीं तो इसमें स्ट्रेच भी आ सकता है, कंप्रेशन भी पड़ सकता है। इसलिए हमें एक लिमिटेड रेंज में ही हमारा रोटेशन करना है, पहले राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड। तो ये हमारा हुआ नेक का फ्लेक्शन, राइट लेटरल फ्लेक्शन, लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन, राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन। ध्यान रखिए एक्सटेंशन नहीं करना है। फिर हम बात करेंगे हमारे नेक के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी फिंगर्स को या हाथ को अपने फॉरहेड पे रखना है और फिर आपकी गर्दन को नीचे ले जाने की कोशिश करना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, आप अपनी हथेली को आगे की तरफ रखेंगे जब गर्दन फॉरहेड पे, और फिर आपको गर्दन आगे की तरफ झुकाना है।
पर आपके जो हाथ हैं वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो आपकी गर्दन को आगे झुकने नहीं देंगे, पर आपकी गर्दन को क्या करना है, आगे झुकना है। तो ये एक तरीके की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हुई। इस एक्सरसाइजेस में आपकी मसल्स की लेंथ नहीं बढ़ती है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। ये काफी सेफ एक्सरसाइज होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो आइसोमेट्रिक फ्लेक्शन के लिए आपको इस तरीके से अपना हाथ जो है वो फॉरहेड पे रखना है और गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है, और आपके जो हाथ है वो रेजिस्टेंस लगाएंगे, गर्दन को आगे की तरफ झुकने नहीं देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा आइसोमेट्रिक एक्सटेंशन। हम आइसोमेट्रिक एक्सटेंशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें मसल्स की लेंथ हम नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ उनमें कॉन्ट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं। तो आइसोमेट्रिक एक्सटेंशन के लिए जिस तरीके से हमने हमारी हथेली को फॉरहेड पे रखा था, सेम उसी तरीके से हम अपने पीछे हेड पे रखेंगे और हम अपना पीछे का मूवमेंट करेंगे नेक का, और हमारे जो हाथ है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कुछ इस तरीके से हम अपने हाथों को पीछे गर्दन पे रखेंगे, ऑसिकुट रीजन पे, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपना जो गर्दन है उसको पीछे की तरफ लेके जाएं, लेकिन हमारा हाथ इसमें रेजिस्टेंस लगाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका आइसोमेट्रिक एक्सटेंशन। फिर आता है हमारा आइसोमेट्रिक साइड बेंडिंग। अब हम क्या कर रहे थे फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, पहले फॉरहेड पे रखा था, फिर ऑसिकुट यानी पीछे की तरफ नेक पे रखा था। अब हम साइड में रखेंगे, कान के ऊपर की तरफ, और क्या करेंगे, साइड में लेटरल फ्लेक्शन करेंगे और हमारा हाथ जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इस तरीके से। ठीक है, एक हाथ आपको जब राइट साइड के लिए रोकना है तो राइट साइड की तरफ के कान के ऊपर हम इस तरीके से अपनी हथेली रखेंगे और साइड लेटरल फ्लेक्शन करने की कोशिश करेंगे, पर हमारा हाथ उसमें रेजिस्टेंस लगाएगा। फिर यही सेम हम लेफ्ट साइड के लिए करेंगे। लेफ्ट साइड के कान के ऊपर हम अपनी हथेली रखेंगे और कोशिश करेंगे कि लेफ्ट साइड का साइड नेक फ्लेक्शन करें, पर हमारा हाथ उसमें रेजिस्टेंस लगाएगा। तो ये हुआ आपका रेजिस्टेंस फ्लेक्शन, रेजिस्टेंस एक्सटेंशन या आइसोमेट्रिक फ्लेक्शन, आइसोमेट्रिक एक्सटेंशन, आइसोमेट्रिक साइड फ्लेक्शन। अब आता है हमारा आइसोमेट्रिक रोटेशन। ठीक है, तो इसमें हम अपना लाइट प्रेशर यूज करेंगे, फिंगर्स को फॉरहेड पे रखेंगे, ठीक है, और रोकेंगे टर्न करने से। जैसे कि अगर राइट साइड का टर्न है तो फॉरहेड पे राइट साइड का हाथ रहेगा और वो टर्न करने से आपको रोकेगा। सेम हाथ की पोजीशन रहेगी जैसे कि हमारे हम फ्लेक्शन में रखते हैं, सेम रहेगी, और आपको उसमें रोटेशन करने से रोकना रहेगा। तो ये आपका हुआ नेक का रोटेशन। फिर आता है हमारा स्कैपुलर रिट्रैक्शन और शोल्डर ब्लेड स्क्वीज। ठीक है, इसमें आपका रिलैक्स रहेगा हेड और नेक, आप खड़े रहेंगे एक आपका जो नॉर्मल पोस्चर है उसके साथ। फिर आपको क्या करना है, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ खींच के लेके जाना है, फिर आगे लेके आना है। इसमें आपको उचकाना नहीं है कंधा, ध्यान रखना है कंधा उचकाना नहीं है, सिर्फ कंधे को आगे लेके आना है, पीछे लेके जाना है, आगे लेके आना है और पीछे लेके जाना है। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि पेट की जो मसल्स है उनको टाइट रखना है, उनको लूज नहीं रखना है, उन्हें टाइट रखना है। तो रिलैक्स पोजीशन में आपका हेड और नेक रहेगा, आपका जो नॉर्मल पोस्चर है आप उस पोस्चर में स्ट्रेट खड़े रहेंगे, शोल्डर पीछे लेके जाना है और आगे लेके आना है। श्रगिंग को अवॉइड करना है, पेट की मसल जो है वो टाइट रहेगी। 10 सेकंड तक होल्ड करना है जब आप पीछे लेके जाएंगे, फिर रिलैक्स होना है और फिर इसे रिपीट करना है। तो ये हुआ आपका स्कैपुलर रिट्रैक्शन। अब आता है हमारा शोल्डर डायगनल्स। शोल्डर डायगनल्स को करने के लिए हमें थेराबैंड की जरूरत रहेगी। तो एक थेराबैंड आप लेंगे, जिस साइड का हाथ आपका अफेक्ट है, जिस साइड में आपको दर्द आता है, उसके अपोजिट वाले पैर में आप थेराबैंड बांधेंगे और फिर उसके जिस हाथ में आपको दर्द है उसकी रिस्ट से आप थेराबैंड का दूसरा छोर पकड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए, जैसे आपका राइट साइड का अगर हाथ में दर्द है
तो लेफ्ट साइड के लेग में एक जो है आपका थेराबैंड का एक छोर बंधेगा, दूसरा छोर आपके उसी हाथ में रहेगा जिस हाथ में आपको दर्द है। फिर आपको डायगोनल मूवमेंट करना है। यहाँ इस पोजीशन पे आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी, यहाँ से आपको इस थेराबैंड को खींचना है और ऊपर तक हाथ लेके जाना है। इतना ही हाथ लेके जाना है जितना आप ले जा पाए। ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करना है, नहीं तो दर्द बढ़ सकता है। स्ट्रेचिंग करने के बाद आप जिस भी रेंज में पहुंच जाए उस रेंज में जाके 3 सेकंड तक होल्ड करना है और इसे फिर से रिपीट करना है। ध्यान रखें कि आपको ये शोल्डर डायगोनल एक्सरसाइज के लिए डायगोनल वे में ही बांधना है। अपोजिट साइड का फुट और आपका जिस साइड का हैंड है, राइट हैंड है तो लेफ्ट साइड के फुट में ही आपको थेराबैंड बांधना है। तो ये हुआ आपका शोल्डर डायगोनल्स। फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल रो। इसमें क्या करना है, एक स्टेबल चीज के साथ आपको थेराबैंड बांधना है बीच में से, ठीक है। जैसे डंडा हुआ या कोई स्टैटिक चीज हुई जो मजबूत हो, उसके चारों तरफ हमें हमारे थेराबैंड को बांधना है सेंटर से। एक छोर जो है आपके राइट हैंड में रहेगा, दूसरा छोर जो है लेफ्ट हैंड में रहेगा। पहले हाथ आपके आगे की तरफ रहेंगे, फिर उन्हें आपको पीछे की तरफ खींचना है, यानी कि हमारे शोल्डर का एक्सटेंशन करवाना है, पर 90 डिग्री एल्बो मेंटेन करने के साथ। ठीक है, आपने रोप में टाइट से थेराबैंड बांध दिया, दोनों छोर अपने हाथ में पकड़ लिया आगे की तरफ। फिर हमें अपने शोल्डर का एक्सटेंशन करवाना है, इस तरीके से पीछे की तरफ खींचना है। ठीक है, फिर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और रिपीट करना है इसको 12 से 15 टाइम्स। तो ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल रोज। फिर आता है हमारा एंगल विंग्स। एंगल विंग एक्सरसाइज को हम कैसे करेंगे, आपका जो पहले हाथ रहेगा वो सर के ऊपर रहेगा, इस तरीके की नमस्कार पोजीशन में आपका हाथ ऊपर की तरफ रहेगा सर की तरफ। फिर धीरे 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 आपको हाथ को नीचे की तरफ लेके आना है। ठीक है, आप चाहे तो पीछे पॉकेट की तरफ ला सकते हैं, जहाँ पैंट में पॉकेट होती है उस तरफ भी ला सकते हैं, या फिर इसी रेंज पे जो आपका हथेली है वो सर के रेंज पे भी रह सकता है। ठीक है, एंगल विंग एक्सरसाइज कैसे करेंगे, पहले आपकी स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी कि आपका हाथ जो है नमस्कार पोजीशन में सर के ऊपर रहेगा, फिर उसको आपको नीचे लेके आना है या फिर पॉकेट के पास लेके आना है, फिर रिपीट करके ऊपर लेके जाना है सर की तरफ। तो ये एक तरीके से आपके शोल्डर का अडक्शन अबडक्शन मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर इसे होल्ड करना है, जब आप ऊपर लेके जाएंगे तब फिर इसे रिपीट करना है 10 बार। तो ये हुआ आपका एंगल विंग एक्सरसाइज। अब आएगा हमारा फिजियो बॉल स्कैपुलर एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी फिजियो बॉल रहेगी वो दीवार के अगेंस्ट रहेगी। आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे, आपकी बॉल जो है दीवार के सामने रहेगी। फिर आपको क्या करना है, आपका हाथ उस बॉल पे रहेगा, आपको उस बॉल को रोल करते हुए ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके आना है। ठीक है, शोल्डर को मेंटेन करना है एक ही पोजीशन में, आप आगे नहीं झुकेंगे, आप स्टैटिक रहेंगे। सिर्फ रोल करना है बॉल को, जिससे हाथ आपका ऊपर की तरफ जाए, और रोल करते हुए नीचे लेके आना है जिससे हाथ आपका नीचे की तरफ आए। ठीक है, फिजियो बॉल स्कैपुलर एक्सरसाइज है ये, जिसमें सामने बॉल रहेगी, उसे रोल करते हुए हाथ की मदद से ऊपर लेके आना है और नीचे लेके आना है, बट शोल्डर आपका बैक डाउन में मेंटेन रहेगा। फिर आता है हमारा साइड टू साइड में। अभी हम क्या कर रहे थे, जो हमारी बॉल थी हम उसको ऊपर लेके जा रहे थे और नीचे लेके आ रहे थे, पर अब हम क्या करेंगे, साइड टू साइड रोल करेंगे। यानी कि पहले हम उसको इस तरफ बाहर की तरफ रोल करेंगे, फिर उसको हम अंदर की तरफ रोल करेंगे। ठीक है, बॉल जल्दी रोल हो जाती है, इसलिए उसका होल्ड पावर भी आपको अच्छे से मेंटेन करना है। तो उसको रोल करते हुए हम साइड टू साइड लेके आएंगे। ठीक है, पहले हम राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, इस तरीके से उसे हम इस डायरेक्शन में रोल करते हुए साइड टू साइड मूवमेंट करेंगे। अब आता है हमारा प्लेटफॉर्म वॉक।
हमें अपने हाथों के बल वॉक करनी रहेगी। ठीक है, जो स्टार्टिंग पोजीशन रहेगी, जो हम जब हम पुशअप करते हैं तो वो जो पोजीशन रहती है वो ही मेंटेन रहेगी। छोटा सा कुछ ऊंचा प्लेटफॉर्म हम इसमें यूज कर सकते हैं, इतना इतना ऊंचाई का एक कार्डबोर्ड मिल जाए या स्टेयर्स हो उसके बगल में भी आप कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेयर सीढ़ी होती है, स्टेयर्स का लेवल थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए कोशिश करें कि एक हमें कार्डबोर्ड जैसा या फिर बॉक्स जैसा कुछ इतने लेवल का ही ऊंचाई वाला हिस्सा मिल जाए। तो आप इस तरीके से स्टार्टिंग पोजीशन में पुशअप की पोजीशन में रहेंगे। फिर आपको क्या करना है, जिस हाथ को आपको मूव करना है वो हाथ आप आपके कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे। पूरा बैलेंस आपका अपोजिट हैंड में होगा, जो कि आपको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, पहला मूवमेंट आपका क्या रहेगा, मान लीजिए आपका इस साइड का राइट साइड का हैंड अगर अफेक्टेड है तो उसको उठा के हमें कार्डबोर्ड पे रखना है, फिर वापस से हमें रिटर्न पोजीशन में आना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्लेटफॉर्म वॉक, जिसमें हम पुशअप के साथ आपका हाथ का साइड वॉक करवाएंगे। अब जो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, पहले हम फ्लोर पे थे पुशअप की पोजीशन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड के ऊपर ही दोनों हाथ रख के पुशअप की पोजीशन मेंटेन करेंगे। फिर जो हमारा अफेक्टेड हैंड है हम उसको कार्डबोर्ड से नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हुई कि इसमें आपको आपका जो अफेक्टेड हैंड है कार्डबोर्ड से नीचे लेके आना है। पुशअप्स हमें मेंटेन करने रहेंगे, पुशअप्स की जो पोजीशन है वो हमारी मेंटेन रहेगी। फिर आता है हमारा शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट एक्सरसाइजेस में जो हमारे शोल्डर के मूवमेंट होते हैं, जितनी रेंज में वो आपके लिए पॉसिबल है उतनी रेंज में आप उनको लेके जाएंगे। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करेगा और एक स्ट्रेचिंग भी प्रोवाइड करवाएगा। तो जैसे पहला हमारा शोल्डर मूवमेंट होता है फ्लेक्शन, तो हाथ पहले हमारा इस पोजीशन में रहा, हमने इसको उठा के लेके गए ऊपर सर के पास, तो ये हुआ हमारा फ्लेक्शन। फिर वहीं वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आए, हाथ को हम पीछे लेके गए, तो ये हमारा हाइपर एक्सटेंशन या एक्सटेंशन। ठीक है, फिर हमारा तीसरा और मूवमेंट होता है हमारे शोल्डर का अबडक्शन अडक्शन। हाथ को आप जब अपने शरीर के पास लेके आएंगे तो वो अडक्शन होगा, ऐड करना मतलब अडक्शन, अबडक्शन यानी दूर लेके जाना। तो जब आप साइड पोजीशन में, अभी फ्लेक्शन में सामने की तरफ से करेंगे, अडक्शन हम साइड में करेंगे। साइड में जब आपका हाथ ऊपर और नीचे की तरफ आएगा तो वो आपके शोल्डर का अबडक्शन अडक्शन मूवमेंट होगा। फिर आता है हमारा आउटवर्ड रोटेशन और इनवर्ड रोटेशन। आप इस तरीके से 90 डिग्री में अपने हाथ को मेंटेन करें। जब आपका हाथ इस तरीके से 90 डिग्री में मेंटेन रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा तो आउटवर्ड रोटेशन, जब हम उसे नीचे की तरफ लाएंगे तो वो होगा इनवर्ड रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारे शोल्डर के मूवमेंट हुए। हमारा शोल्डर का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, आउटवर्ड रोटेशन और इनवर्ड रोटेशन। अब हम करेंगे शोल्डर की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसके लिए आप क्या करें, आपका जो डोर होता है वहां पे खड़े होकर ये एक्सरसाइज करें तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। शोल्डर फ्लेक्शन को रेजिस्टेंस करने के लिए या इसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के लिए आप वॉल के सामने खड़े हो जाएं। आपका फेस जो होगा वो वॉल के सामने रहेगा। आपका जो शोल्डर और एल्बो के बीच में 90 डिग्री का हमें एंगल बनाना है। फिर अपनी मुट्ठी बंद करना है, मुट्ठी जो रहेगी वो वॉल से टच में रहेगी। ठीक है, फिर आपको अपनी मुट्ठी से प्रेशर लगाना है वॉल की तरफ। ठीक है, आप वॉल के सामने खड़े होंगे, फिर आपको 90 डिग्री के एंगल में शोल्डर और एल्बो को रखना है, मुट्ठी बनानी है, मुट्ठी टच में रहेगी वॉल के, फिर आपको मुट्ठी से ही प्रेशर लगाना है वॉल पे, तो वो आपका आइसोमेट्रिक शोल्डर फ्लेक्शन हुआ। अब आता है हमारा शोल्डर का एक्सटेंशन। इसके लिए आप अपनी पीठ की तरफ करके वॉल से चिपक के खड़े हो जाएं।
पीठ वाला साइड वॉल के पास रहेगा। फिर आपका हाथ सेम 90 डिग्री में मेंटेन करना है और कोहनी से धक्का लगाना है वॉल को। ठीक है, अभी हम मुट्ठी से धक्का लगा रहे थे, अब हम कोहनी से धक्का लगाएंगे वॉल को पीछे की तरफ, वॉल पे पीछे की तरफ। तो ये हुआ आपका आइसोमेट्रिक शोल्डर एक्सटेंशन। फिर आता है शोल्डर का अबडक्शन आइसोमेट्रिक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपका हाथ साइड में रहेगा। अभी आप फ्लेक्शन में सामने फेस था, एक्सटेंशन में आपका फीट जो था वो वॉल से चिपका हुआ था। अब आप उसके वॉल के साइड में खड़े हो जाएंगे सट के। हाथ सेम 90 डिग्री में मेंटेन रहेगा। आपका पूरा हाथ जो है वो वॉल से कांटेक्ट में रहेगा, चिपका हुआ रहेगा। फिर आपको क्या करना है, फोरआर्म से, ये जो एरिया है फोरआर्म, इससे प्रेशर लगाना है वॉल की तरफ। ठीक है, तो आपका होगा शोल्डर का अबडक्शन। ठीक है, वॉल में साइड फेस करके खड़े होना है और 90 डिग्री एल्बो रहेगा आपका, और फोरआर्म से प्रेशर लगाना है वॉल पे, तो आपका शोल्डर अबडक्शन आइसोमेट्रिक होगा। फिर आता है शोल्डर का अबडक्शन। शोल्डर अबडक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री मेंटेन करने के बाद बीच में टॉवल भी लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर आपका जो टॉवल रहेगा वो आपके एल्बो और आपके कमर के बीच में रहेगा। आप उस टॉवल को अपनी एल्बो से अंदर की तरफ स्क्वीज करें, तो वो शोल्डर का अबडक्शन आइसोमेट्रिक होगा। ठीक है, अब आता है हमारा शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन का आइसोमेट्रिक। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए आप खड़े हो जाएं वॉल के सामने। ठीक है, और आपका सिर्फ जो फिस्ट है, सिर्फ वो ही आपका टच में रहेगा। फोरआर्म और फिस्ट टच में रहेंगे, पूरा शोल्डर नहीं रहेगा। फिर आपको क्या करना है, कोशिश करनी है अपने एल्बो को बाहर लेके जाने की, पर वो बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि वो वॉल से सट के लगी हुई है। तो उस टाइम पे हमारे शोल्डर में जो होगा एक्सटर्नल रोटेशन होगा। तो वो हुई हमारी शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन की एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक। फिर आता है शोल्डर इंटरनल रोटेशन। आप इसके लिए डोर का इस्तेमाल करें। डोर के साइड में आप खड़े रहेंगे, जो आपका डोर का फ्रेम है उस साइड में आप खड़े रहिए। ठीक है, आपका फोरआर्म जो है वो इस तरीके से डोर से चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, आपको उसमें डोर में अंदर की तरफ धक्का देना है। अभी हम एक्सटर्नल रोटेशन में बाहर की तरफ धक्का दे रहे थे, अभी हम अपने फोरआर्म से हथेली में डोर में अंदर की तरफ धक्का देंगे, तो आपके शोल्डर में शोल्डर इंटरनल रोटेशन होगा। और चूंकि वो रोटेशन हो नहीं पा रहा है, तो वो आइसोमेट्रिक की कंडीशन में हो जाएगा। तो ये हुआ आपका शोल्डर इंटरनल आइसोमेट्रिक रोटेशन। ठीक है, तो हमने अभी आज इस टॉपिक में डायग्नोसिस देखा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का, और इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट देखा और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देखा। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो और ये आपको हेल्दी रखे और फिट रखे। थैंक यू सो मच।